हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है हमारी दूसरी वीडियो में। तो फिर आज हम करेंगे डिस्कशन दी मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप टॉपिक के ऊपर। तो फिर इस टॉपिक में हम देखेंगे कि नेशनलिज्म आने से पहले यूरोप की क्या हालत थी। अगर हम गौर से मैप को देखें तो हम देखेंगे कि उस टाइम पे कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं थे। जैसे कि आज की तारीख में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये सब हैं। उस टाइम पे ये सब एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो फिर क्या था, नेशन स्टेट्स वो नहीं थे। क्यों नहीं थे, कुछ कारण रहे होंगे। चलो उन कारणों पे देखते हैं। तो पहली चीज़, वहाँ की लैंग्वेज सिमिलर नहीं थी। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें अभी वहाँ के एक हैब्सबर्ग एम्पायर का, अभी आप मैप देख सकते हैं। तो ये हैब्सबर्ग एम्पायर आज की तारीख में ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन को कहते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर। इस एरिया में अगर आप देखें तो इस एरिया में टोटल 3 लैंग्वेज बोली जाती थी, इटालियन, जर्मन, पोलिश। तीनों लैंग्वेज थी। सबके अलग अलग कल्चर था, ट्रेडिशन था। केवल एक चीज़ इन पे सिमिलर थी कि इनकी एक ही सरकार थी। अब आप बताइए, इतने बड़े इलाके में तो आइडिया तो आ ही नहीं सकता कहीं से भी नेशनलिज्म का। इस वजह से बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक वो सब कुछ भी सिमिलर नहीं था वहाँ। तो फिर अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास के बारे में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको 2 क्लर्क्स दिख रहे होंगे। ये बहुत अमीर लोग होते थे। इन दोनों का वैसे हम देखें तो कोई रिश्ता नहीं है। माना ये दोनों क्लर्क्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी मान लीजिए इसका कोई बेटा या बेटी है और इसका भी कोई बेटा या बेटी है, तो उन दोनों में शादी हो जाएगी और इस तरीके से इनके रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। ये बहुत अमीर हुआ करते थे, इनके पास बहुत ज़मीन जायदाद थी, जिसमें ये लोग सेकंड ग्रुप जो था पीजेंट्स से काम करवाते थे। पीजेंट्स इनके यहाँ पे काम करते थे। आप देख सकते हैं 3 आदमी नीचे काम कर रहे हैं, 3 जने ऊपर से इन्हें देख रहे हैं काम करते हुए कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो पीजेंट्री जो थी बहुत गरीब क्लास थी, इन पर बहुत प्रेशर रहता था। बाद में इन्होंने भी रिवॉल्यूशन में साथ दिया था हमारी 3rd क्लास का। तो 3rd क्लास क्या थी? 3rd क्लास थी न्यू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का ओरिजिन हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने के लिए जब वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी तो नए लोग आए जिनके पास उस समय कोई काम नहीं था। ये लोग एजुकेटेड लोग थे। इन लोगों ने बहुत कुछ किया। इनके दिमाग में नेशनलिज्म का आइडिया आया। इन्हीं की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक हुआ था। काफ़ी रोल है इनका। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने सुना होगा स्टेट्स जनरल के बारे में। तो स्टेट्स जनरल बाद में जब आगे चल के नेशनल असेंबली बनी तो वो भी मेनली इन्हीं से कॉन्स्टिट्यूट होकर बनी थी। हम बात करते हैं लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। लिबरल का मीनिंग होता है फ्री, जो कि सबके नज़रिए से अलग अलग है। हम इसमें देखेंगे न्यू मिडिल क्लास, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इकोनॉमिकली, इन तीनों के नज़रिए से देखेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म की मीनिंग क्या है। सबसे पहले न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास के नज़रिए से लिबरल नेशनलिज्म की मीनिंग है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। अगर हम देखें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नज़रिए से तो एंड ऑफ ऑटोक्रेसी यानी कि राजतंत्र का अंत। यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या चाहती थी, लिबरल नेशनलिज्म की बात वहाँ भी आई थी, लेकिन बहुत कुछ चाहते थे। उनमें से एक था कि राजतंत्र हट जाए, राजा का जो इतना शासन है, राजा के पास जितनी ताकत है वो सब हट जाए। क्लैरिकल प्रिविलेजेस हटाना चाहते थे वो। यानी कि जैसे उस टाइम पे मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो वहाँ के क्लर्जी ग्रुप के लोग होते थे, उनके पास बहुत राइट्स होते थे। वो इनसे टैक्स लेते थे, बहुत कुछ करते थे। इसके वो राइट्स इनसे छिन जाएं। एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जो सबके लिए बराबर हो, और जो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट हो वो रिप्रेजेंटेटिव हो। अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो फिर वो चाहते थे कि जो कस्टम बैरियर्स हैं वो ख़त्म हो जाए। अब आप एक क्लिप देखिए, मैं इस क्लिप के साथ आपको समझाता हूँ। Trade soon became a common source of tax revenues, with tolls and customs duties being collected from traveling merchants. Later, तो फिर अभी आपने उस क्लिप में देखा कि किस तरीके से एक कस्टम बैरियर से 2 लोगों ने एक बोरी सोना निकाला एक मर्चेंट का, और उसे जैसे ही अपने ऊँट पे भरा उसका ऊँट बैठ गया, खड़ा ही नहीं हो पाया। इससे पता चलता है कि उन लोगों ने कितना सोना निकाल दिया कि वो ऊँट अब उसे खड़ा होकर पकड़ भी नहीं पा रहे। इतना सोना निकाल दिया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।